हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। आई एम धीरज कुमार सिन्हा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर फर्स्ट में कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कैसा, मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि वायुमंडल का कॉम्पोजिशन कैसा है, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन जो टॉपिक है, इसका पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल ज्ञान दर्शन पे मिल जाएगा। तो आप प्लीज ज्ञान दर्शन टेलीग्राम चैनल को आप जा करके सब्सक्राइब करें, जहाँ पे कि टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल में कौन कौन से एलिमेंट, जो आपका वायुमंडल है ना, वायुमंडल कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, इसकी विस्तार कितने से कितने किलोमीटर तक है, ताकि हम जान सकें कि वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, है ना। उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या कौन कौन से तत्व होते हैं जिससे कि मिलकर ये वायुमंडल आपका बना होता है ना। तो एटमॉस्फेयर कहेंगे किसको, जैसा कि आपको मालूम है कि अर्थ, ये आपका अर्थ है ना, अर्थ है। तो मैं बोल सकता हूं कि अर्थ के चारों ओर, चारों इट मीन्स चारों ओर गैसीय आवरण, गैसीय आवरण की एक मोटी परत, गैसीय आवरण की मोटी परत को ही हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, है ना। तो एक मोटी जो परत की मैंने बात की, तो वो कितने किलोमीटर तक फैली होगी। तो ये आपका जो अर्थ है, इसकी जो मोटी परत, गैस का जो मोटी परत है, वो 80,000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। जैसे देखिए, ये आपका अर्थ है ना। अर्थ के चारों ओर गैसीय आवरण को ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायुमंडल किसको कहेंगे या एटमॉस्फेयर किसको कहेंगे, कि अर्थ के चारों ओर एक मोटी गैस के परत को हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो विस्तार है अर्थ सरफेस से, या ओशियन फ्लोर बोल दें, या ओशियन लेवल या सी लेवल बोल दें, वहां से 80,000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ठीक है, जहां तक कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका अर्थ का होता है, उसका प्रभाव कहां तक होता है, 80,000 किलोमीटर तक होता है। और एटमॉस्फेयर का जो आपका फैलाव है वो भी आपका 80,000 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद बात आती है कि इसकी एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट से बने होते हैं। तो इसमें मेनली 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, गैस, वाटर वेपर एंड एरोसॉल, जिसको धूलकण कहते हैं। मीन्स गैस, जलवाष्प और धूलकण से मिलकर ये बना होता है क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे धूलकण ये आपको दिख रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या दिख रहा है, जलवाष्प और धूलकण गैस की जो मात्रा है वही आपको दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए, ये 3 एलिमेंट जो है वो अर्थ से कैसे टिका होता है। जैसे मैं पूछ सकता हूं कि ये जो आपका अर्थ है, तो इसका डस्ट, जलवाष्प, ये तो यहाँ तक फैला हुआ है 80,000 किलोमीटर तक, तो यहाँ से इसको नीचे सौरमंडल में गिर जाना चाहिए था। तो ये गिरता क्यों नहीं है, ये अर्थ से ही क्यों लगा रहता है, ये जानने की जरूरत है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण ही एक दूसरे से लगे होते हैं, पृथ्वी से लगे होते हैं। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रभाव होता है वो भी 80,000 किलोमीटर तक ही होता है। लगभग आप मान सकते हैं 80,000 किलोमीटर तक ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव होता है। ठीक है, इसी कारण जो ये तीन एलिमेंट है वो अर्थ से क्या होता है, सटा होता है और वो नीचे सौर मंडल में नहीं गिर पाता है। क्लियर है? उसके बाद आप जानते हैं कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें मान लीजिए कि कोई ये एटमॉस्फेयर में 100 kg वेट है। ये आपका एटमॉस्फेयर है जो कि 80,000 किलोमीटर तक फैला है। इस एटमॉस्फेयर का वेट, भार आपका 100 kg है। ठीक है, तो 100 kg में से जो 97 kg होगा वो 29 किलोमीटर के रेडियस में ही फैला होता है। ठीक है, बाकी 3 kg जो वेट है वो बाकी के एरिया में फैला होता है। इट मीन्स क्या कि जो भी जैसे जलवाष्प, गैस और धूल कण जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे उसकी मात्रा कम होती जाती है। इसका मीनिंग यही निकल कर आता है कि अर्थ सरफेस से डस्ट, वाटर वेपर और गैस जैसे जैसे ऊपर की ओर उठता जाएगा उसकी मात्रा में भी कमी आती जाती है। इसीलिए वायुमंडल का 97% जो भार होता है वो 29 किलोमीटर के अंदर में ही होता है। बाकी जो 3% जो भार होता है वो कितना, और जितने भी स्पेस है उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर का विस्तार हम लोगों ने देख लिया, 80,000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो धूल कण और जलवाष्प, मैंने क्या बताया कि ये तीन जो एलिमेंट है उनमें से 97% जो भार है वो 29 किलोमीटर तक होता है ना। उसमें से वाटर वेपर और एरोसोल, जिसको जलवाष्प और धूलकण और जलवाष्प कहते हैं, वो 12 किलोमीटर के ही हाइट तक देखने को मिलता है। और इसमें से भी अधिकतर जो मात्रा होती है वो 5 से 6 किलोमीटर तक के हाइट तक ही देखने को मिलता है, जहाँ पे कि क्लाउड बनते हैं जिसके कारण प्रिसिपिटेशन होना शुरू होता है, वर्षा होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। प्रिसिपिटेशन में क्लाउड कैसे बनते हैं वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो मेनली आप देख लीजिए कि जो धूलकण और जल वाष्प है वो अधिकतर जो मात्रा इसकी होती है वो 12 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। उनमें से अधिकतर जो धूलकण और जल वाष्प होता है वो 5 से 6 किलोमीटर तक ही देखने को मिलता है। क्लियर है? तो अब चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि गैस, वायुमंडल में कौन कौन से गैस है और कितने % में अवेलेबल है वो आपको देखने की जरूरत है कि कौन से गैस कितने % कवर करता है। तो उसमें से देखिएगा कि ये आपका गैस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया। तो नाइट्रोजन जो गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होता है, जो कि पहले काउंट हुआ करता था 78%, लेकिन अब ये थोड़ा सा बढ़ करके रिसेंटली डेटा के अनुसार 78.1% हो गया है। नेक्स्ट जो आपका होता है ऑक्सीजन पहले 21% हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग ये 20.9% हो गया है। उसके बाद आर्गन हो गया है जो कि 0.93% है। उसके बाद 4th नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो कि 0.03% है। उसके बाद नियोन आता है, नियोन आपका 0.018% कवर करता है। ठीक है, उसके बाद हीलियम आपका 0.005% कवर करता है। ओजोन के बारे में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन लेयर भी है, ठीक है, जो कि 35 से 40 किलोमीटर के हाइट पर बना होता है ना। उसका फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग ओजोन गैस देखते हैं जो कि वायुमंडल में आपका
0.00006% तक होता है। हाइड्रोजन आपका 0.00005% तक होता है। ठीक है, तो यहां से आपको छोटे छोटे एग्जाम या पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है कि आपके एटमॉस्फेयर में आर्गन की परसेंटेज कितना है, या ऑक्सीजन की परसेंटेज कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितना है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका ऑर्डर हो गया। पहला ऑर्डर में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन और लास्ट में आपका हाइड्रोजन आता है। जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे उस टाइप से आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कौन सी गैस भारी होती है और कौन सी गैस हल्की होती है। जो भारी होगी वो अर्थ सरफेस से लगी होगी, है ना, अर्थ के जो सरफेस है उससे ही लगी होगी, कुछ किलोमीटर 2-4 किलोमीटर के हाइट तक वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो हल्की गैसें होंगी वो अर्थ सरफेस पे कम, लेकिन जैसे जैसे अर्थ सरफेस से दूर हटते जाएंगे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी वैल्यू हल्की गैसें की बढ़ती जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो गुब्बारा होता है, हवा में उड़ने वाला जो गुब्बारा होता है, जो बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है भी पूछा जाता है। तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस फिल की जाती है, जिसके कारण हल्की होने के कारण वो नीचे से ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो जाता है। और भारी गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो ये सब जो गैसें हैं वो भारी गैसें होती हैं जो कि अर्थ सरफेस से लगी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको ज्ञान दर्शन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। वहां पे आप जा करके इसे देख सकते हैं प्रॉपर नोट्स की तरह। उसे आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप रजिस्टर पे नोट करते चले उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। और कहीं भी कोई भी बुक से आप क्वेश्चंस देखना शुरू कर दें कि जो टॉपिक है उससे बाहर का भी क्वेश्चंस आ रहा है, इसी टॉपिक से आपका, इसी जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।